अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। 70 साल में पहली बार भारत को एक ऐसा मुस्लिम नेता मिला है जो माइनॉरिटीज़ के साथ साथ नेशनल मुद्दे और इंटरनेशनल मुद्दे पर भी संसद में खड़े होकर सवाल उठाता है। चाइना ने हमारे देश के 20 जवान को शहीद कर दिया, मौत के घाट उतार दिया, तड़पा तड़पा कर मारा खतरनाक हथियारों से, लेकिन फिर भी राष्ट्रवादी मोदी सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई टिप्पणी नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। यहां तक कि नरेंद्र मोदी ने चाइना का नाम तक नहीं लिया, ना ही शी जिनपिंग का नाम लिया। बादशाह सऊदी नवाज़ी साहब ने संसद में खड़े होकर चाइना के इस वार के बारे में मोदी सरकार से सवाल उठाकर पूरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद पर सवाल खड़े कर दिए। वज़ीर आज़म को कि वो चीन का नाम लेने से डरते हैं। भाई, मुल्क की सलामियत का मसला है, मुल्क की जमीन पर चीन कब्जा करते जा रहा है और भारत के वजीर आजम चीन का नाम नहीं लेते। मैं उम्मीद करता हूं कि जब वजीर आजम अपना रिप्लाई देंगे तो वो हिम्मत दिखाएंगे और चीन का नाम लेकर कहेंगे कि चीन यहां पर इन जगहों पर घुसा हुआ है। सर, चीन आज भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, वहां पर फौज को बढ़ा रहा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब बर्फ पिघल जाएगी दोबारा चीन हमला करेगा भारत की फौज पर, तो आप इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? और सर, 3 महीने से किसान दिल्ली में चक्का जाम किए हुए हैं, कोई उनकी परवाह नहीं करता, सदन पर कोई उनकी आवाज नहीं उठाता, और अगर उठाता भी है तो सरकार की चाटुकारिता करते हुए कुछ लोग हैं। बादशाह सऊदी नवाज़ी साहब ने किसान आंदोलन पर भी सवाल खड़े किए, नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा और किसान पर हो रही बर्बरता पर मोदी सरकार को पलटवार किया। क्या किसान से जो बर्ताव किया जा रहा है वो ऐसा लग रहा है कि वो चीन की फौज बनी हुई है, और जो चीन की फौज से बर्ताव किया जाना था आप किसानों से कर रहे हैं। तो मैं इस हुकूमत से जानना चाहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ये किसानों से क्यों जुल्म किया जा रहा है? सर, यहां पर ये तीनों कानून को लेना पड़ेगा वापिस, आपको आपकी अना को थोड़ा मिटाना पड़ेगा और तीनों कानून को वापस लेना पड़ेगा। 3 महीने से पूरे भारत में इस बात की चर्चा है कि कृषि कानून काला कानून कैसे है, लेकिन कोई भी इस बात को सही तरीके से प्रूफ नहीं कर पा रहा है कि कृषि कानून संविधान के खिलाफ है। लेकिन इस बात को बादशाह सऊदी नवाज़ी साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर सिद्ध कर दिया कि यह कृषि कानून काला कानून है, और इस काला कानून को उन्होंने संविधान के दायरे में ही पूरी तरीके से नकारा साबित कर दिया और मोदी सरकार तमाशा देखती रही। किसानों का कानून है, इसमें क्या काला है? काला इसमें यह है कि इस हाउस को एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, और कहां लिखा है संविधान में? एंट्री 14, एंट्री 28, शेड्यूल 7 में। और यह फेडरलिज्म के खिलाफ है। केशवानंदा भारती खास तौर पर कहता है कि फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, तो यह सबसे बड़ा काला है। और सर, यह पूरा किसानों के एजिटेशन से क्या बात मालूम हुई कि सरकार को इस लोकसभा की अजमत, इसकी खूबसूरती की कोई इनके पास हैसियत नहीं है। सरकार इस ऐवान से डरती नहीं है। सरकार किससे डरती है? जब लोग रोड पर निकल कर आते हैं तो मोदी जी की नींद हराम हो जाती है। तो वही आप पैगाम दे रहे हैं कि लोग रोड पर निकले तो सरकार कहती है कि हम 1.5 साल तक कानून को मुलतवी कर देंगे। अरे आप कैसा बोलते? क्या इस ऐवान की तौहीन नहीं है कि आप यहां पर कानून अपनी ताकत की बुनियाद पर बनाते हैं और इस लोकसभा की अजमत को निस्तनाबूद कर देते हैं? तो ये बात आपने पैगाम दी कि जब लोग रोड पर निकल कर आते आप। 6 दिसंबर 1992 भारत के इतिहास का वो काला दिन जिसको कोई भी मुसलमान या एक नॉर्मल हिंदू भूल नहीं सकता है, जो इंसाफ पसंद है। उस दिन हमारे देश की हमारे बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, हिंदुत्व हाथों द्वारा, कांग्रेस द्वारा, बीजेपी द्वारा, पुलिस द्वारा, तमाम लोगों ने मिलकर उस मस्जिद को शहीद कर दिया। मुसलमानों का वोट लेने वाली कांग्रेस ने कभी भी खड़े होकर बाबरी मस्जिद के लिए सवाल नहीं उठाई। मुसलमानों का वोट लेने वाली वेस्ट बंगाल की पार्टी टीएमसी ने भी कभी सवाल नहीं खड़े किए। सीपीएम, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस किसी ने भी सवाल नहीं खड़े किए। लेकिन कल संसद में खड़े होकर बादशाह सऊदी नवाज़ी साहब ने एक बार फिर बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया, सरकार को घेरा, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले एक एक शख्स का नाम लेकर कहा कि आखिर सरकार उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है। बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन का केस आता है, जजमेंट आता है, और केस में कहा जाता है कि किसी ने नहीं तोड़ा। अगर सरकार उस जजमेंट के खिलाफ अपील क्यों नहीं करती? अपील क्यों नहीं करती? एक क्रिमिनल एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद को, आप हुकूमत में हैं, आप अपील इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप अपने लोगों को पैगाम देना चाहते हैं। क्या पैगाम देना चाहते हैं? कि बेटा काशी मथुरा में भी तोड़ दो, हम तुम्हारे साथ हैं। अपील नहीं करना चाहते बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस को। क्या आप इंसाफ पसंद नहीं है? क्या आप मजलूम के साथ नहीं खड़े रहना चाहते? क्या आप जालिमों को जेल में नहीं भिजाना चाहते जिन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद किया?
आपकी खामोशी इस बात का इकरार है कि आप तशद्दुद पसंद हैं। आप जबर के नाम पर आपके पास कानून की बालादस्ती का कोई रोल नहीं है। 1 साल पहले CAA को कानूनन मान्यता दे दी गई थी, संसद से पास कर दिए गए थे उसे। पूरे भारत के लोग रोड पर थे, कांग्रेस, RJD, कितने सारे लोग दिखावा कर रहे थे कि हम CAA के साथ हैं, हम लोग मुसलमानों के साथ हैं। लेकिन जब मामला ठंडा हुआ तो वो लोग भी ठंडे पड़ गए और ठंडे बस्ते में डाल दिया CAA को। लेकिन CAA का तलवार आज भी भारत के गरीब लोगों तक उनके गर्दन पर लटक रही है। लेकिन बादशाह सऊदी नूसी साहब CAA को नहीं बोला और उन्होंने मोदी सरकार को वार्निंग दी कि अगर दम है, धक है तो फिर CAA कानून लाकर बताओ। जैसा आंदोलन किसान कर रहे हैं वैसा आंदोलन एक बार फिर करेंगे और मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ कर रख देंगे। बात आपने पैगाम दी कि जब लोग रोड पर निकल कर आते आप डरते हैं। आप बनाओ CAA के रूल्स, इंशाअल्लाह हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, पूरे भारत में उसके खिलाफ एहतजाज होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी देश के एक ऐसा सांसद, एक ऐसा नेता, एक ऐसा मसीहा जो हर 100 साल में एक बार एक जमीन में जन्म लेता है। बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा गांधी के बाद भारत का सबसे बड़ा नेता पैदा होने वाला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, जिसने माइनॉरिटीज के साथ साथ फॉरेन पॉलिसी पर भी मोदी सरकार को इतनी जिल्लत और रुसवाई दिखाई है कि आप वीडियो देखकर खुद दंग रह जाएंगे कि वाकई में ऐसे नेता को कोई वोट नहीं करता। अब फॉरेन पॉलिसी पे आ जाइए। किसी इना मीना डीका ने ट्वीट किया, आपने परेशान हो गए। इना मीना डीका ने ट्वीट किया, आप खड़े हो गए। अरे कौन सी फॉरेन पॉलिसी है आपकी? भारत के अतराफ में जितने पड़ोसी हैं, चीन हमला किया, कौन सा एक पड़ोसी है जो चीन के खिलाफ बोलता है? बताइए। कोई नहीं बोलता, मुंह नहीं खोलता। श्रीलंका में आप पोर्ट बना रहे हैं, किसके साथ? जापान के साथ। किसको काम मिल रहा था? आपके नूरे नजर को, आपके नूरे नजर को, आपके चहीते नूरे नजर को। श्रीलंका ने कहा हम भारत को नहीं बनाने देंगे टर्मिनल पोर्ट यहां पर। आप बताइए फॉरेन पॉलिसी। सर, नेपाल का वजीर आजम कहता है कि भारत से ताल्लुकात उस वक्त तक बहाल नहीं होंगे जब तक कि भारत नेपाल की जमीन वापस नहीं करता। कहां सो रहे हैं सर आप? पड़ोस में कोई हमारा दोस्त नहीं है। चीन बांग्लादेश से कोविड की बात करता है, अफगानिस्तान से अमेरिका छोड़कर जा रहा है। क्या आपके पास कोई पॉलिसी है गनी हुकूमत को सपोर्ट करने की? आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है। अच्छा सर, FDI का मतलब अब समझाता हूं मैं। FDI का मतलब यह है कि 5 फरवरी को ब्रैड शर्मन जो अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव, उनके पास भारत के अमेरिका के सफीर गए, तो ब्रैड शर्मन ने ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार को इंटरनेट खोलना चाहिए, भारत सरकार को पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए। कौन होता है ब्रैड शर्मन जो भारत को सिखाए? ये FDI है। और भारत सरकार का डिप्लोमेट, एम्बेसडर बैठकर उनका लेक्चर सुनता है और उसके बाद क्या होता? 3 दिन के बाद आप कश्मीर में इंटरनेट खोल देते हैं। ये आप FDI कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। कश्मीरी मुसलमान, जब भी कश्मीरियत का नाम आता है, कांग्रेस, TMC, CPM, RJD सब डर जाते हैं और एक मत होकर आर्टिकल 370 को हटाने के लिए उन लोगों ने BJP का सपोर्ट किया था। कश्मीर में सोफियान इनकाउंटर किया गया था, 3 आम मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया था और जिस ब्रिगेडियर ने उनको मारा था, उनको मरवाया था, उसको इनाम से नवाजा गया। लेकिन उसकी चर्चा कभी भी कांग्रेस ने उसके खिलाफ एक बात नहीं बोली, TMC ने नहीं बोली, CPM ने नहीं बोला, आम आदमी पार्टी ने नहीं बोली। ये सब के सब मुसलमानों को वोट लेते हैं और उन 3 मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन सोफियान इनकाउंटर के बारे में पार्लियामेंट में खड़े होकर एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बता दिया कि वाकई में अगर देश का कोई सच्चा और सही नेता है जो देश को राह दिखा सकता है और मुसलमानों और दलितों का वोट जिस पर महफूज है, वो असदुद्दीन ओवैसी है। कश्मीर की आई, कौन है इम्तियाज, कौन है अबरार, कौन है इब्रार? इनको शोपियान में एनकाउंटर पर मार दिया गया, प्रूव हो गया। और ब्रिगेडियर आरा सेक्टर का जिसने इनको टेररिस्ट कहकर मारा, उसको अवार्ड देते हैं आप। सर, इन मरने वाले कश्मीरियों के लिए कौन रोएगा? क्या वजीर आजम रोएंगे? क्या वजीर आजम रोएंगे? क्या कोई रोएगा? अच्छा सर, एक दिल्ली दंगा हुए करीबन 1 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। हजारों मुसलमानों के घरों को जला दिया गया है, कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है। उनके पैसे, उनके घर, उनके द्वार सब कुछ जला पड़ा है और आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले जुम्मन मुसलमान भी खामोश हैं। कितनी मस्जिदों को तकलीफ पहुंचाई गई है, मस्जिदों को भी डैमेज किया गया है। लेकिन उस पर अफसोस की बात है कि मुसलमानों को वोट लेने वाली कांग्रेस, TMC, CPM, RJD, JDU ने नहीं उठाए सवाल। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने, हालांकि उनके वोट लेने वाले सिर्फ हैदराबाद के लोग हैं उनका वोट देने वाले, लेकिन पूरे राष्ट्रीय मुद्दे पर और दिल्ली दंगा पर भी उन्होंने मोदी सरकार को घेरा है। लॉ एंड ऑर्डर, 1 साल में 3 बड़े दंगे हो गए। एडवोकेट्स पुलिस,
उसके बाद CAA का राइट हुए 50 से ज्यादा, उसमें लोग मारे गए, 20 से ज्यादा मसाजिद को नुकसान जला दिया गया। 26 जनवरी, सर क्या ये सरकार जिम्मेदार नहीं है? 2 मिनट सर, क्या ये सरकार जिम्मेदार नहीं है? आपकी सरकार है, आपका होम मिनिस्टर, आप रोक नहीं पा रहे। आपकी कमजोरी और आपकी नादानी की वजह से, आप में दूरअंदेशी नहीं है, आप उसको अलाउ कर रहे हैं। और फैजान के कातिल कौन है? क्यों नहीं पकड़ा फैजान के कातिल को आपने अब तक? जिन बच्चों को रोड पर मारा जा रहा था, जनगण मन बोला जा रहा था, एक तो आप तब तक नहीं पकड़े आप। अच्छा, पिछली बार बिहार इलेक्शन में 5 विधानसभा की सीटों पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM को जीत हासिल हुई थी। यस, लोगों ने कहा था कि ये लोग 5 सीट जीतकर क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे, हमें तो बीजेपी को हराना है, हमें बर्बाद होना नहीं, हमें स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, हॉस्पिटल कुछ नहीं चाहिए, हमें बस बीजेपी को हराना है। लेकिन उन सीमांचल के 5 विधानसभा के सीटों में रहने वाले वो मुसलमान जो सिर्फ अल्लाह से डरते, बीजेपी से नहीं, वो जुम्मन मुसलमान नहीं है, वो सच्चे पक्के और सही मुसलमान है जिन्होंने इमाम को वोट दिया। और आज वोट देने के बाद 5 विधायक जीतने के बाद उनके विधायक वहां पर जमीन में उतरकर काम कर रहे हैं। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल के गुर्बती, सीमांचल की बदहाली को लेकर उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर सरकार से यह बात कही कि सीमांचल के लोग पसमानदा हालात में हैं, उनके लिए कुछ करें, वहां पर एयरपोर्ट, वहां पर पुलिस, रेलवे स्टेशन बनाए ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिले। वहां पर इसलिए काम नहीं हो रहा क्योंकि वो मुस्लिम मेजोरिटी, अगर हिंदू होता तो काम कर दिया जाता। खुलकर उन्होंने ये बात सदन में रखी, वाकई में इसके लिए काबिल तारीफ है। 11 में से 20 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स नीति आयोग के सीमांचल मुस्लिम डोमिनेटेड है सर। सीमांचल में कटिहार, पूर्णिया, अररिया है सर। पूर्णिया का एयरपोर्ट, सिविल टर्मिनल का काम क्यों नहीं होता सर? अब आ जाइए सर माइनॉरिटीज पर। 3 स्कॉलरशिप स्कीम है, मैं पुकार रहा हूं, मुतालबा कर रहा हूं कि डिमांड करो। सरकार ने 2020-21 में 3 स्कॉलरशिप के लिए 2265 करोड़ का ऐलान किया। कितने पैसे आपने दिए? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, 436 करोड़ रुपए। किसको झूठ बना रहे हैं आप? पढ़िए आप लोग। अच्छा सर, उसके बाद आप देखिए कि कितने लोगों को कितने माइनॉरिटी स्कॉलरशिप नहीं मिली। 36,000 माइनॉरिटी स्कॉलरशिप नहीं मिली। और सबसे ज्यादा इलिटरेसी मुसलमानों की है, लेडीज की है, आप बोलते नहीं है। इसीलिए सर मैं आखिर में आपके जरिए लास्ट वीडियो आपके लिए एक तोहफा है कि कैसे आंदोलन के मामले में, संविधान को बचाने के मामले में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नरेंद्र मोदी, बीजेपी सरकार के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं कि इसकी कल्पना भी आप अपने सपने में अब कल्पना नहीं कर सकते। CPM, RJD, कांग्रेस, किसी का इतना धक नहीं है जो बैरिस्टर साहब ने कही है। आप उसको देखिए, लास्ट में क्विज कॉम्पिटिशन है, क्विज नहीं है, एक सवाल होगा जिसका जवाब आपको कमेंट में देना। लेकिन कि आंदोलन होगा, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठेगी, संविधान को बचाया जाएगा। नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम है, दिल्ली सल्तनत के बादशाह या जहां पनाह नहीं है। जिल्ले लाही का दौर खत्म हो चुका है, जहां पनाह का दौर खत्म हो चुका है। मोदी की आंखों में आंखें डालकर उनकी गलतियों को बोला जाएगा। इसलिए शायर ने कहा था कि जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अब मैं वीडियो के कंक्लूजन पर आता हूं। चाइना पर बोला ओवैसी, किसान पर बोला ओवैसी, कृषि कानून को एक्सप्लेन करने वाला ओवैसी, बाबरी मस्जिद की शहादत पर बोलने वाला ओवैसी, CAA कानून पर बोलने वाला ओवैसी, फॉरेन पॉलिसी पर मोदी को जलील करने वाला ओवैसी, सोफेन इनकाउंटर, आम मुसलमानों के निर्मम हत्या पर बोलने वाला ओवैसी, दिल्ली दंगा पर बोलने वाला ओवैसी, सीमांचल के बदहाली पर बोलने वाला ओवैसी, मुसलमानों और गरीब भारत के नागरिकों के स्कॉलरशिप को मार देने वाले घटिया मोदी सरकार पर चढ़ने वाला ओवैसी, और आंदोलन को जिंदा रखने पर बोलने वाला ओवैसी। तो क्या आप सब आज से अपना वोट असदुद्दीन ओवैसी साहब को देंगे जिन्होंने आपके लिए सवाल उठाई, या आज पिछले 70 साल जैसे आने वाले 70 साल तक उन पार्टियों को वोट देंगे जो वोट तो आप कह लेते हैं बीजेपी को डरा कर, लेकिन सदन में चुप हो जाते हैं, सांसद में खामोश बैठ जाते हैं, और हर मामले में जो बिल मुसलमानों को बर्बाद करने वाली होती है उस पर बीजेपी सरकार का साथ देते हैं। तो मैं आपके सामने ये 2 ऑप्शन छोड़ देता हूं, ये तमाम चीज देखने के बाद भी, कि आप सब उन रामजादों को वोट देंगे, उन हरामखोरों को वोट देंगे जो हमारा वोट खाकर राज्य करते हैं, गद्दी में बैठते हैं, सरकार बनाते हैं और बीजेपी से डरा डरा कर मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप उस शख्स को वोट दोगे जो हर
हर मुद्दा पर, दलित, आदिवासी, मुसलमान, चाइना, किसान, हर मुद्दे पर आपके लिए बोल रहा है, या आप उसको वोट देंगे। फैसला आपके हाथों में है। अगर आप समझते हैं कि वाकई में असदुद्दीन ओवैसी साहब आने वाले वक्त का पीएम बन सकते हैं, उन्हें बनना चाहिए, तो कमेंट पर अपनी बात करेंगे कि आज से आप अपना वोट इमाम को देंगे या फिर जुम्मन पार्टियों को देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब हमें सिखाता है कि जब किसी वीडियो पर लाइक, किसी वीडियो पर शेयर, किसी वीडियो पर कमेंट और धड़ चैनल पर लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो वो वीडियो यूट्यूब लाखों लोगों तक पहुंचा देती है। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल द पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। आप मुझसे ट्विटर के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल मुझ तक पहुंचा सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। पूरा का पूरा फेसबुक, मैसेंजर, ईमो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप सब वहां से मुझसे जुड़ सकते हैं। बराए मेहरबानी कॉल मत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के सलाम तेरे रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह बी पीस अपॉन अस।